नमस्कार, मैं छत्तीसगढ़ अखबार से सुनील कुमार। एक और महत्वपूर्ण बातचीत के लिए मैं यहाँ आज एक मेहमान के साथ मौजूद हूँ। कुछ दिन पहले हमने सुदेशना रूहान का एक और इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था। आप लोगों में से बहुतों ने उसे देखा होगा। जिन्होंने नहीं देखा होगा, आज के इस इंटरव्यू के बाद मैं उम्मीद करता हूँ कि आप उस पिछले इंटरव्यू को भी देखेंगे। उसमें हमने बात की थी कि सुदेशना किस तरह कैंसर मरीजों और उनके परिवारों के लिए परामर्शदाता के रूप में काम करती हैं। एक काउंसलर के हैसियत से उनका यह काम उनकी बुनियादी पढ़ाई से बिल्कुल अलग है। वे एक इंजीनियर हैं, उन्होंने बीटेक और एमटेक की पढ़ाई की है, लेकिन किसी वजह से कैंसर मरीजों से जब उनका वास्ता पड़ा तो उसके बाद उन्होंने ये तय किया कि अब ज़िंदगी में यही एक काम करना है, अपनी पढ़ाई का काम नहीं करना है, ये दूसरा काम करना है। तो हमने पिछली बार उनसे बहुत से मुद्दों पे बात की थी कि कैंसर के मरीजों को, उनके परिवार के लोगों को किस तरह के परामर्श की ज़रूरत पड़ती है और वो किस तरह इस काम को बर्दाश्त भी कर पाती हैं। लेकिन उसी दिन हम लोगों ने ये भी तय किया था कि कैंसर के बहुत सारे और पहलू भी हैं। खासकर जिस छत्तीसगढ़ में बैठकर हम बात कर रहे हैं, इस छत्तीसगढ़ में कैंसर के मरीजों को लेके बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं, ऐसी बातें हैं जो सामने खुल के नहीं आ पाती हैं। और इस राज्य की तो हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कमोबेश ऐसी स्थितियां देश के दूसरे राज्यों में भी हों। तो हम छत्तीसगढ़ के बारे में आज आगे बात बढ़ाने के लिए कैंसर की पहचान, उसकी इलाज, उसकी और तकनीकी बातों पे बात करने के लिए एक बार फिर मैं सुदेशना के साथ यहाँ पर मौजूद हूँ। आपका बहुत नमस्कार सुदेशना। नमस्कार। आप समय निकाल कर इस बातचीत के लिए यहाँ आई, हम बहुत आभारी हैं आपके। बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझको लगता है कि इस बातचीत से जिन लोगों को इस बारे में जानने की थोड़ी दिलचस्पी है, उनको एक मौका मिलेगा समझने का। बहुत से लोगों को जानकारी मिलेगी जी। मेरे जैसे व्यक्ति को समझने का मौका भी मिलेगा चीज़ों को, क्योंकि मैंने इतने करीब से इस चीज़ को नहीं देखा हुआ है जी। हम लोग जो बात कर रहे थे जी। उससे जुड़ी हुई एक बात से मैं चर्चा शुरू करना चाह रहा हूँ कि कैंसर के जो मरीज हैं छत्तीसगढ़ में या बाहर जी, इनकी शिनाख्त कई बार बहुत देर से हो पाती है जी। जो स्क्रीनिंग होनी चाहिए मरीजों की, जो स्क्रीनिंग कहते हैं, डायग्नोसिस कहते हैं, जब पता लगता है कि अब कैंसर है, किसी जांच से पता लगता है कि मैलिग्नेंसी है, क्या इसमें देर हो चुकी रहती है? उनको कैंसर हुए कुछ समय हो चुका है और उनकी शिनाख्त कुछ समय बाद हो पाती है, इसमें क्या स्थिति है? देखिए, ये तो ज़रूर है कि अमूमन जो हमारे पास मरीज़ आते हैं, और ख़ासकर आप देखेंगे कि जैसे जैसे वो दूर दराज के इलाकों से आते हैं, जितने दूर दराज के इलाकों से आते हैं उतनी ज़्यादा देरी होती जाती है। तो जब तक कि उनकी शिनाख्त होती है तब तक कि बीमारी कई बार, अमूमन हम देखते हैं अधिकतर बार बीमारी बढ़ी हुई रहती है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं कि क्यों ऐसा होता है कि शिनाख्त में देरी होती है। तो मुझे लगता है कि हमें इन कारणों को समझने, उजागर करने और फिर इनसे लड़ने और हटाने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। तो ऐसी कौन सी वजह हैं जिसकी वजह से मरीज या डॉक्टर और जांच तक पहुंचने में देर करते हैं? हाँ, देखिए, सबसे पहले तो ये होता है कि जानकारी का अभाव। मूलतः जब तक कि उनको ये लगता है कि मुझे कैंसर हो सकता है या कैंसर हो सकती है, तब तक कि बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। मतलब तब यही होता है कि एक कंफर्मेशन की और ज़रूरत होगी कि बस आपकी कैंसर जो है वो पुष्टि हो चुकी है। इसलिए क्योंकि शुरुआती जो लक्षण थे उनको वो अनदेखा करते हुए आ रहे थे। ठीक है। दूसरा होता है जानकारी के बाद हम आज भी मानेंगे हमारा जो समाज है वो पितृसत्तात्मक समाज है। ठीक है। तो महिला के पास इसे नकारने के और पुरुष के पास इसे नकारने के दो अलग अलग कारण हैं। पुरुष के पास तो ये है कि हो सकता है ऐसी कोई बीमारी हो, या हो सकता है
ऐसी बीमारी ना हो, बहुतों को होता है, चलो इसे हम हटा देते हैं, जब कुछ होगा तो देखा जाएगा, या भगवान के हाथ में छोड़ देते हैं। ऐसा जब महिलाओं की बात आती है तो उनको लगता है कि मेरे एक कुछ कहने से शायद परिवार पर आर्थिक जो बोझ है वो बढ़ जाएगा। तो इसमें क्यों ना मैं ऐसा करूं कि जहां तक हो सकता है मैं इसे बर्दाश्त करती चलूं। और हमारे समाज में देखिए, तुरंत डॉक्टर के पास जाकर जांच कराने की जो एक सहमति है वो दरअसल अभी भी कम है। हम डॉक्टर के पास तभी जाते हैं जब हमको ऐसा लगता है कि नहीं, अब बिना गए। तो जब एक शहरी समाज में अगर ये है, तो जिन्हें सोचिए गांव और दूर दराज से अगर आना पड़ता हो तो फिर उनके लिए तो ये चीज़ और दूर होती जाती है। इसमें एक महिला और एक पुरुष, इनके कारण अलग अलग क्या हो सकते हैं? देखिए, जैसा अभी हमने बात किया कि महिलाओं का तो ये रहता है कि मेरे कहने पर मेरे पति को या मेरे बेटे को जो है या पूरे परिवार को बहुत सारी चुनौतियों से गुजरना पड़ेगा। अमूमन हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ में, और मुझे लगता है भारत में ही, कैंसर बहुत खर्चीला जो है वो बीमारी है। ठीक है, तो उनको ये तो रहता है कि अगर मुझे कोई बड़ी बीमारी हुई तो बहुत खर्च होगा, जिसमें हो सकता है उनका पशुधन बिक जाए, ज़मीन बिक जाए, कई चीज़ें, जेवर वगैरह तो बहुत आम बात है। तो उनको लगता है कि एक मुझ पर खर्च होने से बेहतर है इसे जहाँ तक हो सके मैं दबा लूँ। पुरुषों का रहता है कि हो सकता है कि ये कैंसर हो सकता है कि मुझे इलाज में बड़ी तकलीफ़ हो। ठीक है, वो कोशिश करते हैं जब तक कि इसे टाला जा सके वो टालते जाए। या ऐसी भी कोई वजह हो सकती है कि लोग तम्बाकू खाने के आदी हो गए हैं, हाँ। या बीड़ी पीने के आदी हो गए हैं, और कैंसर की पहचान होगी तो ये छोड़ना पड़ेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ आपने कही। ख़ास तौर पर जो मुंह का कैंसर होता है, हाँ। या किसी नशे से संबंधित जो भी कैंसर होता है तो उसमें तो ये बिल्कुल है। और छत्तीसगढ़ में हमारे जो मरीज़ होते हैं तंबाकू खाने वाले, आप देखेंगे महिलाएं भी होती है, पुरुष भी होते हैं, लेकिन पुरुषों की संख्या इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो उसे ज़रूर ये लगता है कि क्योंकि अंदेशा तो हो ही जाता है, एक छाला जो है बार बार हो रहा है, तो उनको ये लगता है कि अगर मैं ये मेरा ऐसा कुछ निकल गया कैंसर जो है तो फिर मुझे ये चीज़ छोड़ना पड़ेगा। और चूंकि तंबाकू या गुटखा खाना जो है वो एक सामाजिक चीज़ है ना, चार दोस्तों के साथ बैठकर जो है शाम को या कभी भी गुटखा खा रहे हैं, या दो लोग बात कर रहे हैं तो चलो यार दे दो। ठीक है, तो इस तरीके से न केवल वो गुटखा खाना छूट जाएगा, बट कि हो सकता है कि वो जो पूरा कुनबा है वो सोशल इंटरेक्शन ही थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा। हो सकता है वो मित्रों से न मिल पाए, है ना, तो इस वजह से वो भी सोचते हैं कि छोड़। अब ये बात तो हम समझ रहे हैं कि बहुत से लोग जो हैं जी वो देर कर देते हैं आने में। जी। अब सवाल ये है कि ये देर होती कितनी है? जैसा आपने कहा कि जो दूर के इलाकों में बसे हुए हैं जी, वो किसी भी बीमारी की पहचान में उनको देर हो सकती जी, है। जी। शहरों में बसे हुए लोग भी इन्हीं रिजर्वेशंस की वजह से देर कर सकते हैं। हाँ, कि क्यों दिक्कत आए, पता नहीं क्या बीमारी निकल जाएगी, बड़ी बीमारी ना हो, इस तरह का। ये देर आम तौर पे कितनी देर होती है? देखिए, अमूमन जो होता है हम देखते हैं कि पहले स्टेज में बहुत कम ही कैंसर जो होते हैं वो पकड़ में आते हैं, जबकि आज हमारे पास बहुत अच्छी जांच की सुविधाएं हैं। छत्तीसगढ़, रायपुर में तो कम से कम सारी जांच की सुविधाएं हैं, लेकिन जब तक कि मरीज़ इस स्तर पर आता है कि अब मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, तब तक के मुझे लगता है सेकेंड स्टेज पर आ चुके होते हैं, या थर्ड बी तक बीमारी आ चुकी होती है। तो देरी तो हो ही चुकी है, स्वाभाविक है। तो ये जितनी देर होती है उनकी रिकवरी की गुंजाइश उतनी कम होते चलती है। देखिए, अच्छी बात यह है कि आज कैंसर का जो इलाज है वो इतना अच्छा हो गया है कि अगर चौथे स्टेज में भी पकड़ में आए तो फिर जो है वो इलाज संभव है। लेकिन ये निर्भर करता है कि आप जो है, आपका प्रोग्नोसिस या जो स्थिति है, कैंसर कहाँ तक फैला है, तो वो उसके ऊपर ये निर्धारित करता है कि आपका इलाज जो है वो कैसा होगा। लेकिन हाँ, ये तो हम नकार नहीं सकते कि जितनी जल्दी कोई बीमारी पकड़ में आएगी उसका जो इलाज है, उसके बाद का जो जीवन है वो उतना अच्छा होगा। ये बतलाइए, जब गांव-गांव तक प्राइमरी हेल्थ सेंटर सरकार के फैले हुए हैं, फिर जिला अस्पताल है, और अभी तो
कम से कम आधा दर्जन जगहों पे सरकारी मेडिकल कॉलेज या तो चल रहे हैं या शुरू होने को हैं। हाँ। इतना बड़ा ढांचा रहने के बावजूद हाँ। स्क्रीनिंग वगैरह जो है ये सरकार के स्तर पे अधिक बड़े पैमाने पे क्यों नहीं हो पाती है? क्या सरकार इसको और अधिक नहीं कर सकती है क्या? लोगों को हौसला बढ़ाना, लोगों तक पहुंचना, कैंसर स्क्रीनिंग जो है जी सरकार उस पैमाने पे कर रही है क्या जिस पैमाने पर ज़रूरत है? देखिए, मुझे लगता है निजी तौर पर कि सरकार प्रयत्न ज़रूर कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं उस प्रयत्न में कुछ कमी है और उस पर बात की जानी चाहिए। अब जैसे कि आपने कहा कि ज़िला अस्पताल है, जहाँ गांव है वहाँ पर कम से कम प्राथमिक उपचार केंद्र है जहाँ पर कई जांच की सुविधा है, लेकिन अगर आप जाकर देखें, जैसा कि हमने अपने जांच में पाया कि बहुत सारे ऐसे प्राथमिक उपचार केंद्र हैं जहाँ पर उनकी जांच जो है अभी नहीं है। जैसे अगर हम बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की बात करते हैं तो उसमें एक VIA टेस्ट होता है, एक छोटा सा टेस्ट है जिसको एसिटिक एसिड के माध्यम से किया जाता है। तो WHO के अनुसार जो है भारत में कम से कम VIA टेस्ट जो है आप करवाएं और इसे हर प्राथमिक उपचार केंद्र में करना है। लेकिन आप अधिकतर प्राथमिक केंद्रों में अगर जाकर देखें तो आप देखेंगे वहाँ पर एसिटिक एसिड नहीं है या वो ऐसी कोई जांच नहीं कर रहे हैं। तो जब उनके पास कोई मरीज़ आते हैं, जब महिलाएं आती हैं तो स्वाभाविक रूप से देरी हो चुकी होती है, तकलीफ़ है तभी वो आ रही हैं, तो उनके पास कोई जांच नहीं है, फिर वो ज़िला अस्पताल भेज देते हैं। तो जिला स्तर से नीचे आमतौर पे ये प्राइमरी जांच नहीं हो रही है और ये होना है। जब तक के हमारे प्राथमिक उपचार केंद्र जो है वो सक्षम नहीं होंगे तो इसका मतलब वो प्राथमिक उपचार केंद्र हट गए, अब सब कुछ जो होगा ज़िला लेवल पर होगा। अब मान लीजिए ज़िला लेवल पर भी नहीं हो सकता तो फिर आपको दूर दराज रायपुर में ही जाना पड़ेगा। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर में अगर ये जांच नहीं हो रही है तो वहाँ से कोई आंकड़े भी नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल नहीं आ रहे और अगर आंकड़े नहीं आ रहे हैं तो ये बात अपने आप में साबित कर रही है कि वहाँ ये जाँच नहीं हो रही है। बिल्कुल, आपने ज़िला अस्पताल में भेज दिया है। इस स्थिति को सुधारने के लिए कोई कुछ नहीं कर रहे हैं। दुख की बात है कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है और मतलब खासकर आंकड़ों के विषय में मैं कहूँगी, आंकड़े अब देखिए क्यों ज़रूरी हो जाते हैं। आंकड़े इसलिए ज़रूरी हो जाते हैं कि जब आप कोई स्वास्थ्य की पॉलिसी आप लॉन्च करने वाले हैं, चलिए मान के चलें कि आप कैंसर की कोई पॉलिसी आप बनाना चाहते हैं एक शासकीय रूप में, एक पूरे राज्य के लिए, अगर आपके पास बहुत सही आंकड़े ही नहीं होंगे, अगर आपके पास 25 मरीज़ों का आंकड़ा है लेकिन असल में जो है 25 मरीज़ आपने रिकॉर्ड किए हैं ज़िला अस्पताल या सरकारी अनुक्रमों से, लेकिन अगर आपके पास मरीज़ दरअसल 275 हैं लेकिन आपके पास रिकॉर्ड में 75 ही है, तो आप जो अस्पताल या जो भी आप कुछ डिज़ाइन करेंगे वो केवल 75 मरीज़ों के लिए होगा, लेकिन 200 मरीज़ वहाँ भी छूट जाएंगे। इस तरीके से आपका जो स्वास्थ्य का जो ढांचा बनेगा वो जो है वो लड़खड़ा जाएगा। ये बतलाइए मुझको कि छत्तीसगढ़ में कुछ एक प्राइवेट कैंसर हॉस्पिटल भी है। जी जी। तो उन प्राइवेट कैंसर हॉस्पिटल्स के आंकड़े जो रहते हैं जी, वो सरकार के आंकड़ों में शामिल हैं या नहीं हैं? नहीं है। कम से कम जो हमारे राज्य में जो प्राइवेट अस्पताल हैं उनके जो आंकड़े हैं कैंसर अस्पतालों की वो इनके पास शामिल नहीं होते हैं। अभी कुछ वक्त पहले ही मेरी मुलाकात हुई थी प्रशासन के स्वास्थ्य में एक उच्च अधिकारी से और मेरी स्वास्थ्य मंत्री जी से भी मुलाकात हुई थी और हमने वही मांग की है कि कम से कम कैंसर के लिए आप एक समग्र जो है एक रजिस्ट्रेशन बॉडी जो है उसकी आप गठन करें। आपके पास क्या होता है छत्तीसगढ़ में जब भी आंकड़ों की बात होती है कैंसर की तो वो कहाँ से लेते हैं, ये जो मेकाहारा है या फिर एम्स है, क्योंकि ये दोनों जो है शासकीय संस्थाएं हैं। अब जो प्राइवेट संस्थाएं हैं आपका जो मरीज़ है चूँकि वो कार्ड धारक है या न भी हो तो वो वहाँ जाता है, लेकिन उनके आंकड़े आपके पास नहीं हैं। तो अगर आपका अंदाज क्या है कितना फीसदी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते होंगे पेशेंट्स? मुझे लगता है कि कम से कम 40% जो हैं वो मरीज़ वहाँ जाते हैं। तो राज्य में आज जो आंकड़े हैं ये केवल 60% मरीजों के ही आंकड़े हैं, ऐसा अंदाज है? ऐसा अंदाज़ा है। तो उस लिए उनके लिए जो बजट होना है, उनके लिए जो कैपेसिटी इन्हांसमेंट होना है,
डॉक्टर है, मरीज है, कोबाल्ट यूनिट की कैपेसिटी है, कीमोथेरेपी के लिए जो बजट है या कैपेसिटी है, ये सब एक्चुअल मरीजों के कुल 60% की क्षमता की ही चल रही हैं, ऐसा है? बिल्कुल, और 40% जो है वो छूट रहा है। और सिर्फ दिक्कत ये नहीं है, दूसरी दिक्कत ये है कि देखिए, जब आपको ये पता होता है सही आंकड़ों से कि किस ज़िले से कितने मरीज़ आते हैं, तब आप ये भी जानते हैं कि राज्य के किस किस ज़िले में कैंसर का जो है वो ज़्यादा रूप में फैल रहा है। ठीक है, किस तरीके का कैंसर है। मान लीजिए कुछ ज़िलों में हम देखते हैं कि मुंह का कैंसर ज़्यादा है, तो अगर आपके पास सही आंकड़े होंगे ज़िला लेवल पर, तो आपकी पॉलिसी बेहतर बनेगी। आप जानेंगे कि यहाँ पर मुंह के कैंसर ज़्यादा हैं तो हमें इस तरीके की चिकित्सा चाहिए, वहाँ पर स्तन कैंसर के केसेस ज़्यादा हैं तो हमें उस तरीके का जो है एक ट्रीटमेंट या कम से कम एक हेल्थ फ्रेम चाहिए। तो ये उस लेवल पर भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप जो बात बोल रही हैं, इस तरह का कोई इंडिकेशन आपको मिला है क्या कि प्रदेश के किसी खास हिस्से में जी किसी तरह के कैंसर के पेशेंट ज़्यादा हैं, या कैंसर के पेशेंट ज़्यादा हैं, या कोई इलाका ऐसा है जो बहुत से लोगों को इम्प्रेशन है कि आदिवासी इलाकों में कम रहते हैं मरीज? क्या ऐसा आपको लगा है कहीं कि आदिवासी इलाकों में कैंसर के मरीज कम हैं, या ये है कि वो डिटेक्शन न होने से कम दिख रहे हैं और आंकड़े गलत दिखा रहे हैं? आई थिंक ये जो आपका सवाल है ये बहुत ज़रूरी सवाल है, लेकिन इसके दो हिस्से हैं। तो पहला जो हिस्सा है वो है कि क्या हम देख रहे हैं कि राज्य के कुछ ज़िलों में कैंसर ज़्यादा हो रहा है या किसी एक प्रकार का कैंसर। देखिए, ऐसा होता है, लेकिन जब तक कि हमारे पास वो एक डॉक्यूमेंटेड लेवल पर ना हो, तब तक कि इसे कहना या इसकी पुष्टि करना जो है वो गलत हो जाता है। लेकिन हाँ, हमारे पास ऐसे ज़रूर हम देखते हैं कि कई ज़िलों से जो है कुछ कैंसर बढ़कर आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमारे पास चूंकि वो डॉक्यूमेंटेड नहीं है तो मैं इसे ऑफिशियली नहीं कह पाऊंगी। अच्छा। और इसकी कोशिश हमें करनी चाहिए सबसे पहले। सुनिए, लेकिन ऐसा एरिया स्पेसिफिक ऐसा किसी मामले में दिखता है कि यहाँ इस किस्म के कैंसर ज़्यादा हो रहे हैं? हाँ जी, ऐसा होता है कई बार। इसकी क्या वजह हो सकती है? जैसे पंजाब में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ने की वजह ये मानी जाती है कि जो पेस्टिसाइड वहाँ यूज़ हो रहा है जी, वो इतना ज़्यादा यूज़ हो रहा है कि पूरे के पूरे पंजाब में कैंसर केसेस बढ़ गए। वहाँ से पूरी की पूरी ट्रेन भर के जयपुर जाती है इलाज के लिए। जी, जी। उसका नाम ही शायद कैंसर एक्सप्रेस या कैंसर ट्रेन ऐसा कुछ हो गया है। उसमें हर व्यक्ति या तो मरीज है या उसके अटेंडेंट हैं। हाँ। तो ऐसा तो छत्तीसगढ़ के किसी इलाके में ऐसा कुछ नहीं है। नहीं है। देखिए, आप हम अगर देखें तो मुझे लगता है इकोनॉमिक रूप से पंजाब हमसे एक बेहतर राज्य है। ठीक है, तो इसलिए वहाँ पर जो हम कहेंगे जो जानकारी है, ये जो सहूलियतें हैं, ये यही जानकारी कि यहाँ से हमको राजस्थान जाना है, हमारे राज्य के बनिस्बत जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, अब अगर छत्तीसगढ़ की बात करें तो हम सबसे ज़्यादा जो कैंसर देख रहे हैं वो है मुंह का कैंसर। अच्छा जी, सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर जो है वो मुंह का कैंसर है। ये सिर्फ आदमियों में है कि औरतों में भी है? ये महिलाओं में भी है, लेकिन महिलाओं का आंकड़ा इसमें कम है। पुरुषों का आंकड़ा ज़्यादा है। उसके बाद दूसरा जो कैंसर हम देख रहे हैं वो है फेफड़ों का कैंसर। अच्छा। हाँ, उसका भी जो कारण तो ये है स्मोकिंग से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके बाद अगर हम महिलाओं के कैंसर की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ पर स्तन कैंसर है, यानी ब्रेस्ट कैंसर, और उससे के बाद जो आता है वो सर्विकल कैंसर। लेकिन चूंकि सर्विकल कैंसर या बच्चेदानी के मुंह के कैंसर में जटिलताएं थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए उसकी जानकारी, उसका अर्ली स्क्रीनिंग या उसकी जांच, मतलब आपके शरीर में किसी भी प्रकार की असुविधा के पहले ही जांच, वो जांच और फिर उसका इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ये जो आप बतला रही हैं महिलाओं में ये जो कैंसर है, इसकी स्क्रीनिंग को लेके कोई हेल्थ पॉलिसी भी है ना कि इस उम्र में आके ये जांच होनी चाहिए? देखिए, अगर बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की हम बात करते हैं तो इसमें WHO का एक 90-70-90 का एक रेशो दिया है। उनका कहना है कि जो 90% लड़कियां हैं 9 से 12 साल की उम्र की, और भारत में अगर हम चाहें तो उसे 14 साल तक के मान सकते हैं, उनका आप टीकाकरण करें।
और अच्छा। हाँ, HPV वैक्सीन जो आती है, हाँ। उनका आप टीकाकरण करें। और इस साल हमने सुना है कि अप्रैल तक के शायद वो टीके छत्तीसगढ़ में भी उपलब्ध होंगे। अभी तक नहीं है? अभी तक नहीं है। अभी तक अगर आपको टीके लगवाने हैं किसी लड़की को तो उसको निजी तौर पर करना होगा। तो जो बड़े पैमाने पे हो नहीं सकता। उसके बाद ऐसा था कि ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन और 2 ब्रांड्स थे पहले जो भारतीय बाजार में उपलब्ध थे और अब नहीं था लेकिन अभी उन्होंने सीरम इंडिया को शायद इसके लिए केंद्र शासन ने वैक्सीन बनाने के लिए ऑथोराइज किया था। तो कल ही मेरी बात हुई और पता चला कि अब ये निजी जो मार्केट है उसमें ये उपलब्ध है। इसके 2 डोज होंगे, पहला भी 1600 का है और दूसरा भी 1600 का है। अगर आप डॉक्टर के थ्रू जाते हैं तो मतलब अगर किसी डॉक्टर ने पर्ची पर लिखा है तो ये आपको 3200 में 2 डोज मिलेंगे। ये किस उम्र में लगाने के हैं? 9 से 12, लेकिन 14 तक भी आप लगवा सकते हैं। सिर्फ लड़कियों के लिए है, लड़कियों के लिए है, ट्रांसजेंडर्स के लिए भी है, प्लस जिन्होंने जो जन्म में लड़कियां थी और अब जो किसी भी परिवर्तन हो चुका है हाँ उसमें, तो उसके लिए भी ये मानक है। लेकिन ये लड़कों या आदमियों में ये किसी तरह से कोई फायदे का नहीं है ये? नहीं, उनके लिए ये नहीं है। हालांकि ये फैलता लड़कों से ही है, क्योंकि सर्विकल कैंसर का जो एक कारण है, एक बड़ा कारण है, वो है HPV इन्फेक्शन जो लड़कों से या अनसेफ सेक्स के थ्रू आता है। तो पहली चीज़ जो है कि 90% लड़कियों को आप टीकाकरण कर दें। दूसरा है 70% जो महिलाएं हैं 30 से लेके 55 साल तक की, उनकी आप जांच करें। और ये जांच किसी असुविधा के बाद नहीं होनी है, आपको हर महिला की जांच करनी है। और तीसरा है कि फिर 90% जो मरीज़ ऑलरेडी हैं बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की, उनका आप उपचार करें, उनको कैंसर और पैलिएटिव केयर जो है प्रदान करें। ये क्या हुआ, बिल्कुल ही विदेशी शब्द है मेरे लिए, पैलिएटिव केयर। हाँ जी। तो पैलिएटिव केयर जो है, पैलिएटिव शब्द का मतलब है किसी भी चीज़ को छुपा लेना। तो पैलिएटिव केयर हम कैंसर में बहुत ज़रूरी इसलिए मानते हैं, या किसी भी बड़ी बीमारी में जैसे किडनी के फेलियर में भी हम मानते हैं, वो इसलिए क्योंकि एक वक्त के बाद अगर इलाज में बहुत देरी हो गई है तो अब शायद कोई आप कैंसर को शरीर में फैलने से न रोक पाए, लेकिन उससे जो जटिलताएं हैं उसको आप ज़रूर रोक सकते हैं। यानी दूसरे सिम्टम्स की बात आप कह रही हैं? हाँ, तो जैसे मरीज़ को जो तकलीफ़ वगैरह होगी, इसमें आप दिन नहीं बढ़ा सकते मरीज़ के, लेकिन उनकी जो गुणवत्ता है उन रिमेनिंग डेज़ की, उन बचे हुए दिनों की, उनको आप ज़रूर अच्छा कर सकते हैं। तो पैलिएटिव केयर जो है ये बहुत ज़रूरी है। ये WHO ने भी कहा है, भारत में कई जगह ये है, और हमारा जो स्वास्थ्य की पॉलिसी है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की, उसमें भी पैलिएटिव केयर का बहुत बड़ा रोल है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे राज्य में अभी ये सुविधा नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये काउंसलिंग की सुविधा है कि दवाई की सुविधा है, क्या है पैलिएटिव केयर? पहले तो दवाई की सुविधा, क्योंकि इसके लिए अलग डॉक्टर होते हैं। अमूमन जो निश्चेतना के जो डॉक्टर होते हैं, एनेस्थेटिस्ट, वही पैलिएटिव केयर के रूप में काम करते हैं। अच्छा जी। तो उनकी जो दवाई, तो ये दर्द तकलीफ को ब्रेन तक पहुंचने से रोकने की तकनीक है कोई? हाँ, दर्द तकलीफ को कम करने की जहाँ तक हो सके और जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाए रखने की कोशिश है। जैसे अंत समय में हो सकता है हमारे मरीज़ जो हैं कुछ खाने में उन्हें दिक्कत हो, निगलने में दिक्कत हो, करवट लेने में दिक्कत हो। कई बार क्या होता है कि कैंसर के कुछ फोड़े हो जाते हैं जो शरीर के अलग अलग हिस्सों में होते हैं, तो उनका जो होता है, उनकी ड्रेसिंग ही अलग प्रकार से होती है। तो ये सब का जो निर्देशन है ये पैलिएटिव के डॉक्टर, निश्चेतना के डॉक्टर करते हैं। अच्छा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मतलब ये कोई एक लग्जरी नहीं है, ये एक ज़रूरत है हमारे अंत समय के कैंसर के मरीजों की। कैंसर तो यहाँ 30 साल 40 साल से छत्तीसगढ़ में इसका इलाज चल रहा है। 30 साल से तो मैं देख रहा हूँ कम से कम यहाँ। इतने समय में भी इसके शुरू न होने की क्या वजह है? इसके लिए तो कोई कोबाल्ट यूनिट नहीं लग रही, कुछ भी नहीं। इसके लिए तो कोई एंजियोग्राफी की कोई मशीन नहीं लग रही, कुछ भी नहीं। तो क्यों ये शुरू नहीं हो पा रही है? इसमें आप जो कह रही हैं कि अगर एनेस्थेटिस्ट इसको कर सकते हैं जी, तो ये क्वालिफिकेशन भी ऐसा नहीं है कि जो बहुत रेयर हो जी, तो नहीं क्यों हो रहा है ये? देखिए, मुझे लगता है कि इसको हमें शासकीय रूप में, प्रशासनिक रूप में हमें इसकी मांग करनी होगी
कि हमको ये सुविधाएं चाहिए। अभी क्या हो रहा था कि जैसे रीजनल कैंसर सेंटर है मेकाहारा में, उसमें एक एनजीओ इसे कुछ साल तक के चला रहा था, लेकिन अब उस एनजीओ के छत्तीसगढ़ से चले जाने के बाद अभी ऐसी कोई सुविधा है नहीं। तो इसके लिए ज़रूरत है कि हम इसकी मांग करें और वैसे डॉक्टर को वहाँ पर पदस्थ करें और जो इन सारी चीज़ों की, इन सारी सुविधाओं को प्रदान कर सके। तो हम जिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ में, जी, क्या वहाँ पर ये अवेलेबल है? पैलिएटिव केयर वहाँ पर हर जगह मतलब ये सुविधा मुहैया है ऐसा नहीं है, लेकिन उसमें एक चीज़ अच्छी होती है कि चूंकि वहाँ पर भीड़ कम है बनिस्बत सरकारी अस्पतालों के, तो आपके जो कैंसर विशेषज्ञ हैं वो खुद ही देख लेते हैं इसे। उनके पास इतना वक्त रहता है, उनके पास ये समय रहता और है। सरकारी अस्पताल की भीड़ और लंबी क्यू को देखते हुए जी। वहाँ डॉक्टर के लिए ये संभव नहीं रहता कि वो कैंसर की मेन ट्रीटमेंट के अलावा कुछ देख सके, ये इन चीज़ों को वो देख सकें। उनका फोकस रहता है कि अब जो पहले या दूसरी स्थिति में जो आए बीमारी को ट्रीट करना, जी, उससे ये थोड़ा सा परे का हो जाता है, दाएं बाएं का हो जाता है, तकलीफ को ट्रीट करना हो जाता है। तकलीफ को ट्रीट करना है, और ये है कि जो मेन कैंसर का जो इलाज है उसके साथ ये पैरेलल है। मेन कैंसर के इलाज के साथ में जो चलता है वो एक पैरेलल है। इसमें एक चीज़ होती है कि देखिए हमेशा जो एक बड़ा अस्पताल होता है, जो मुझे लगता है राज्य का जो सबसे बड़ा अस्पताल होता है, वहाँ पर ये सुविधा होती है, तो हम समझते हैं कि उससे ही सब कुछ निपट जाएगा, ये उससे ही सारे मरीजों को फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब अगर मान लीजिए एक दंतेवाड़ा, पिछले दिनों में दंतेवाड़ा में थी, तो दंतेवाड़ा का कोई मरीज़ है, सुकमा का है, या मान लीजिए जशपुर का है, अगर उसे अंत समय में कोई तकलीफ है, उसकी ये स्थिति नहीं हो सकती कि वो यहाँ तक आए, है ना, और हर बार ये संभव भी नहीं है कि उसके घर से कोई आए, ये संभव नहीं है। तो मुझे लगता, और दूसरा, जो प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है उसकी कैपेसिटी भी एग्जॉस्ट हो रही है उस चीज में, बिल्कुल, जिसके लिए कैंसर विशेषज्ञ की जरूरत नहीं है, बिल्कुल, जिसके लिए इस अस्पताल में भीड़ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है, इसीलिए हम कहते हैं कि स्वास्थ्य सेवा, विशेष तौर पर कैंसर की जो सेवाएं हैं स्वास्थ्य की, उसका विकेंद्रीकरण होना या डिसेंट्रलाइजेशन होना बहुत ज़रूरी है। अब पैलिएटिव केयर मान लीजिए आप हर ज़िले में नहीं कर सकते। मैं एक मिनट, आपने जो डिसेंट्रलाइजेशन होना कहा है, मैं उसके ऊपर आना चाह रहा हूँ। छत्तीसगढ़ में रायपुर में कैंसर की सुविधा उपलब्ध है, इलाज की, जी, प्राइवेट में भी है, गवर्नमेंट में भी है, जी। अभी जिस पंजाब की मैंने बात की, और इसके ऊपर बहुत सारी खबरें बनी हैं, रिपोर्ट आते रहती हैं कि पंजाब से ट्रेन भर भर के लोग राजस्थान जाते हैं, जी। ये किस किस्म का विकेंद्रीकरण है कि पंजाब के कैंसर मरीजों को राजस्थान जाना पड़ रहा है? देखिए, ये हो सकता है कि उनकी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उसको वो कवर नहीं कर पा रहे हैं। मैं वही समझना चाह रहा हूँ कि विकेंद्रीकरण, हाँ, एक राज्य के भीतर के संदर्भ में आप विकेंद्रीकरण की बात कर रही हैं कि कैंसर का इलाज और जगहों पे भी उपलब्ध रहना चाहिए। हाँ। मैं इसकी तुलना जब पंजाब जैसे संपन्न राज्य से कर रहा हूँ, जहाँ लोग संपन्न हैं, सरकार संपन्न है, वहाँ पे ऐसी क्या नौबत है कि वहाँ के कैंसर मरीजों को राजस्थान जाना पड़ रहा है? देखिए, ये तो पंजाब के शासन, पंजाब के लोग आपको ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से संबंध रखती हूँ, और यहाँ की जो जटिलताएं हैं मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ। मिसाल के तौर पर अगर हम पैलिएटिव केयर की बात कर रहे हैं जैसे, तो अगर मान लीजिए माना ये जाता है कि हर ज़िले में इसकी सुविधा होनी चाहिए, क्योंकि हर ज़िले में आपके पास अंत समय के कोई ना कोई कैंसर मरीज होंगे, लेकिन अगर ये नहीं हो सकता तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, हम पैलिएटिव गेटवे बना सकते हैं। अच्छा, ये क्या है? इसमें क्या होगा कि 4 से 5 जिलों का हमने चयन कर लिया, जिनके जिनका ज़िला अस्पताल जो है वो बेहतर उसमें है, और वहाँ जहाँ पर ऑपरेशन की सुविधा है तो कोई ना कोई निश्चेतना के जो डॉक्टर है वो हो सकते हैं, तो वहाँ पर ज़िला अस्पताल में हम पैलिएटिव केयर की सुविधा जो है उपलब्ध करा दें। इससे क्या होगा कि वहाँ से रायपुर तक नहीं आना पड़ेगा। अगर आपने मान लीजिए, अगर आपने मरीज को किसी एम्बुलेंस में लेके आ रहे हैं, किसी गाड़ी में लेके आ रहे हैं, वो खर्चीला बहुत है, समय लगता है, पूरा परिवार 2 दिन 3 दिन पड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बतलाइए मुझको, आपका सरकार से अलग अलग स्तर पर बातचीत होती है, ऐसा मुझको लगता है आपकी बात से।
इस बारे में क्या है, सरकार की कोई योजना है इस केयर को शुरू करने की कि नहीं है? देखिए, योजना तो है, हाँ। लेकिन उन्हें वैसे लोग नहीं मिल पा रहे हैं। और सरकार जो है इस चीज़ के लिए भी है कि ठीक है, अगर हम नहीं चला सकते तो कोई एनजीओ आकर इसे चलाए। और ये मॉडल भी बहुत अच्छा है, क्योंकि दिल्ली और कई राज्यों में हम यही मॉडल देख रहे हैं, जहाँ पर कई एनजीओ जो है ये काम कर रही है और एम्स दिल्ली के साथ मिलकर ये काम कर रही है और बहुत अच्छा काम है। तो सरकार हमारे राज्य में भी इस चीज़ को लेकर खुली है। और मुझे लगता है आने वाले समय में शायद कुछ एनजीओ जो है इसे करना चाहें। ये एनजीओ के माध्यम से भी हो सकता है, और अगर हो तो हमारे मरीजों को बहुत फायदा हो। अभी राज्य में ये कहीं भी अवेलेबल नहीं है। जो प्राइवेट हॉस्पिटल के जो कैंसर विशेषज्ञ हैं वो इसको अपने खाली समय में या कम बिजी समय में कर लेते हैं पैलिएटिव केयर। नहीं, वो अपने सारे लिस्टेड मरीज को साथ साथ में ही देते जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भीड़ कम है। और एक जो है एम्स में भी है, एम्स में ये विभाग नहीं है, लेकिन एम्स में एक डॉक्टर हैं जो कि कैंसर विभाग में ही कार्यरत हैं, तो वो इस चीज़ को देख रहे हैं। लेकिन अभी इसका मतलब सरकारी रूप में हमारे पास केवल 1 या 2 डॉक्टर ही हैं जो ये कर रहे हैं। ये बतलाइए मुझको, आप कैंसर को, उसके इलाज को इतना करीब से देख रही हैं और छत्तीसगढ़ में बहुत लंबे समय से आप हैं, ये रायपुर अकेला सेंटर क्यों है कैंसर के ट्रीटमेंट का? ये जगदलपुर या बिलासपुर या सरगुजा या कोरबा, इन जगहों पे क्यों नहीं है? देखिए, शायद इसलिए हम मानते हैं कि एक अस्पताल को वहाँ पर बनाया जाए जो हवाई, रेल और बस से जो है बहुत अच्छे रूप में जुड़ा हुआ हो। क्योंकि हमारे रायपुर में अगर आप देखें तो छत्तीसगढ़ के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, यहाँ से भी मरीज़ आते हैं। ठीक है, तो इसलिए कोशिश ये होती है कि ऐसी जगह पर शुरू किया जाए स्वास्थ्य सेवा या कैंसर सेवा को, ऐसी जगह से शुरू किया जाए। लेकिन ऐसी जगह पर रुकना हमारी कोशिश नहीं होनी चाहिए, हमें कम से कम गेटवे बनाना चाहिए। एक जो हम देख रहे हैं दिक्कत कैंसर की जांच को लेकर, क्या हो रहा है, अगर हम बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की बात करते हैं, सर्विकल कैंसर, तो उसमें जो 2 टेस्ट ज़रूरी है वो होता है, एक VIA जिसके बारे में हमने बात की, उसके बाद किसी भी कैंसर में पैप टेस्ट होता है, पैप स्मीयर टेस्ट होता है और बायोप्सी होता है। ठीक है, अगर ये 2 जांच जो है ज़िला लेवल पर आपको मुहैया हो जाए तो आपका पेशेंट जब तक के रायपुर आएगा वो सीधा इलाज शुरू कराएगा। उसे पैप के जांच के लिए या बायोप्सी जांच के लिए रुकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस बायोप्सी की रिपोर्ट आने में 7 से 10 दिन का समय लगता है। वो वहीं से तैयार होकर आएगा, ये समय बच जाएगा। लेकिन अभी चूंकि ऐसी कोई हमारे पास सहूलियत नहीं है, तो मरीज पहले यहाँ आ रहा है, पहले उसका नंबर लग रहा है बायोप्सी के लिए, फिर वो 10 दिन के लिए घर जा रहा है, फिर आके वो पैप टेस्ट करा रहा है कि अन्य कौन से हिस्से में फैल गया है कैंसर, ये जानने के लिए पैप टेस्ट होता है। उसके बाद फिर उसका इलाज शुरू हो रहा है, जिसमें कम से कम 20 से 25 दिन जो है ऐसे ही निकल गए हैं। अब मान लीजिए इस 20 से 25 दिन को हम वहीं सेव कर लेते हैं ज़िला लेवल पर, तो यहाँ से सीधा इलाज शुरू होगा। मरीज का पैसा और ये सारी चीज़ जो है हम बचा सकते हैं। कैंसर से जुड़ी हुई हर बात तकलीफ दे रहती है, लेकिन उसके इलाज में किन चीज़ों से मदद मिल सकती है सरकारी स्तर पर, आपके स्तर पर, किसी और स्तर पर, उस पर बातचीत दिलचस्प भी हो सकती है, तकलीफ़ की बातें भी दिलचस्प हो सकती हैं। आपके बोलने से ये साबित हो रहा है। और जब हमने बातचीत शुरू की उस वक्त तो मुझको लग नहीं रहा था कि ये बातचीत दिलचस्प भी हो सकती है। मुझको लग रहा था कि ये कौन सा विदेशी शब्द है और उसको समझाने में पता नहीं आप क्या क्या कहेंगी जो किसी को समझ नहीं आएगा। लेकिन मुझको अभी लग रहा है कि हमारी बातचीत जो है इससे लोगों को इस पूरे मुद्दे को समझने में मदद मिलेगी कि ये तकलीफ़ क्या है, इस तकलीफ़ का इलाज क्या है, कौन सी चीज़ों की कमी है और इसमें क्या होना चाहिए। मैं अभी 2 चीज़ों को जोड़कर एक पल के लिए देखना चाहता हूँ कि पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि आप किस तरह से कैंसर मरीज और उनके परिवारों के लिए परामर्श का काम करती हैं। अभी हम बात कर रहे हैं इस किस्म के केयर की। ये शब्द मेरे लिए बोलना मुश्किल हो रहा है, थोड़ा जुबान फंस रही है।
ये मुझको बतलाइए, ये परामर्शदाता की सीमा से परे कई है ये केयर? बिल्कुल बिल्कुल। इसके लिए एनेस्थेटिस्ट लगना ही है जी, इसके लिए क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर लगना ही है। हाँ, कम से कम जहाँ तक दवाई का संदर्भ है, हाँ, वहाँ तक। हाँ, अब जहाँ तक काउंसलिंग या समझाइश जो है वो उसके साथ में चलनी है। हाँ, लेकिन हाँ, जहाँ तक दवाई या मॉर्फिन जिसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, वो मेडिकल प्रैक्टिशनर और जो क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, हाँ, वो उन्हीं का टरेन है। जी बिल्कुल। वहाँ पे आपका कोई रोल नहीं है? नहीं, उस तरीके से तो नहीं। हाँ, यानी एक काउंसलर के तौर पर तो नहीं, लेकिन हाँ, जहाँ तक एक क्योंकि हम साथ में एक NGO भी चलाते हैं, निरामय कैंसर फाउंडेशन, तो उसके तहत मरीजों की समस्याओं को उन तक पहुँचाना वो ज़रूर हमारा काम होता है। तो अब ये है आज की हालात, ये हैं आज के कि ये केयर यहाँ अवेलेबल सरकारी सेक्टर में नहीं है। मरीज जो हैं उसके बिना जितनी तकलीफ़ पा सकते हैं वो पा रहे हैं जी। उसके साथ बची हुई ज़िंदगी जिस तरह से गुजारना है, हाँ, वो गुजर रही है जी। यही स्थिति है। हाँ, और ये जितना आपके और मेरे लिए, हमारे लिए बोलना आसान होता है, लेकिन हमारे लिए शायद ये एक वाक्य हो या एक चर्चा हो, लेकिन जो जी रहे हैं, जिनका परिवार साथ में जी रहा है, उनके लिए तो ये पल 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 की जो है एक स्ट्रगल है। मैं एक बात को फिर समझना चाह रहा हूँ, हो सकता है पिछले एपिसोड ने आप पे कहा हो और मैं भूल रहा हूँ उसको, कि औरत और मर्द में संख्या का क्या फ़र्क है जो कैंसर मरीज आते हैं। हाँ, जो आपने कहा जी, कि ये सर्वाइकल कैंसर जो है, हाँ, ये ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर भी जो है महिलाओं में है, संख्या में कम है लेकिन है जी। तो ये कैंसर की जो किस्में हैं जी, यही महिलाओं को ज़्यादा संख्या में मरीज बनाती हैं, ऐसा लगता है संख्या, हाँ, किस्म से। जी। जो एक्चुअल संख्या आ रही है इसमें मेल फीमेल रेशियो क्या है मरीजों में? मेल फीमेल रेशियो ये इस बात पर निर्भर करता है कि कैंसर किस प्रकार का है। सब मिलाकर अगर देखें तो, सब मिलाकर अगर हम देखें तो बहुतायत में जो है हमारे पास पुरुष ही आते हैं, उसके बाद महिलाएं आती हैं, और महिलाएं अमूमन 2 से 3 प्रकार के कैंसर के लिए आती हैं। एक होता है स्तन, एक होता है बच्चेदानी का मुंह या पेट से संबंधित या महिला रोग से संबंधित कोई कैंसर हो। लेकिन पुरुष जो है हमारे लिए मुंह के कैंसर के लिए, फेफड़ों के कैंसर के लिए और पेट के कैंसर जिसमें आंतों का कैंसर शामिल होता है उसके लिए आते हैं। और प्रोस्टेट के लिए? प्रोस्टेट के लिए आते हैं। तो आंतों, लेकिन प्रोस्टेट से भी ज़्यादा जो है वो आंतों के कैंसर के लिए आते हैं, अगर पेट के कैंसर की हम बात करते हैं तो। क्यों? तो ये किस्में जो हैं करीब करीब बराबर हैं, 2-3 तरह के कैंसर दोनों में प्रिवेलेंट हैं। हाँ, हमारे राज्य में, और ऐसा हर राज्य में अलग अलग कैंसर को लेकर। लेकिन महिलाओं में कैंसर की किस्में ज़्यादा हैं, उनके मरीजों की संख्या कम है। मरीजों की संख्या अनुपात में आप कह सकते हैं। हाँ, तो ये अनुपात में कम इसलिए है क्या कि समाज इतना जेंडर इनसेंसिटिव है कि महिलाओं को कम मौका मिलता है, कम स्क्रीनिंग होती है, कम डायग्नोसिस होता है और महिलाएं कैंसर अस्पताल तक कम पहुंच पाती हैं। हाँ, देखिए हमारा जो समाज है इतना पितृसत्तात्मक है कि अब उसे चलाने के लिए पुरुष की भी ज़रूरत नहीं है। मतलब महिलाएं खुद इतनी ट्रेन हो चुकी है कि उन्हें इस तरीके से ही उनकी भूमिका है समाज में, परिवार में, कि वो खुद को शेष ही लेकर चले। तो इस तरीके से उनका भी अपना झुकाव कम है। अब आप देख लीजिए बच्चेदानी का कैंसर, जो कि पहले स्टेज में ही बहुत अच्छा जिसका निराकरण हो सकता है, लेकिन वो वहाँ तक नहीं होके 3rd B या 4th में आती है। वो ऐसी अवस्था होती है कि जब वो इतना कराती हैं कि पास वाले नहीं देख सकते, कई बार दुर्गंध आती है शरीर से क्योंकि स्राव जो है वो बह रहा होता है, तो उनके साथ जो आते हैं वो भी नाक में हाथ डाल के कि आप लोग देखिए हम बाहर खड़े हैं, इस तरीके की चीज़। और जाहिर है ये एक रात में तो नहीं हुआ है, बढ़ते 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 वहाँ तक आया है। तो ऑफ कोर्स महिलाएं जो है खुद को पीछे ही रखती हैं। एक मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जिस वैक्सीन की बात आप कह रही हैं, लड़कियों के टीनेज तक जो वैक्सीन लग जाना चाहिए 2 डोज में, हाँ, तो ये दुनिया के दूसरे देशों में कई जगहों पे ये वैक्सीन पहले से इस्तेमाल हो रही होगी। हाँ, है। वहाँ की किसी स्टडी की आपको जानकारी है कि वहाँ ये वैक्सीन लगने से कैंसर पेशेंट्स जो हैं कितने कम हुए होंगे? कोई प्रोजेक्शन है ऐसा? देखिए
इसका प्रोजेक्शन तो मैं अभी मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन अगर हम सर्विकल कैंसर, बच्चेदानी का कैंसर, बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की बात करें तो ये होता ही सबसे ज़्यादा उन देशों में है जो कि जो आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ कहते हैं या जिन्हें आप कहते हैं लो हाइजीन एक बहुत बड़ा कारण है। और दूसरा, किसी भी विकासशील देशों में इसका जो है परसेंटेज ज़्यादा है। भारत सर्विकल कैंसर के इसमें सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा केसेस हमारे यहाँ पर ही आते हैं। ये हमारे आसपास के जो देश हैं हमारे जैसे, उनके भी मुकाबले? हाँ, मतलब विश्व में सबसे अधिक जो सर्विकल कैंसर के जो डेटा हैं, आंकड़े, वो हमारे देश से होते हैं। इसका एक कारण है हमारे यहाँ पर जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन आंकड़े सबसे ज़्यादा हमारे ही यहाँ है। अब मुझको बतलाइए कि हम जब कैंसर मरीजों की जागरूकता के लिए बात कर रहे हैं जी, तो हमारी बातचीत में कौन से पहलू अभी तक छूटे हैं कि लोगों को ये पता हो, लोग इसका ध्यान रखें तो जल्दी पहचान हो, शिनाख्त हो, जल्दी इलाज शुरू हो, ठीक ज़्यादा हो सकें, मौतें कम हो। ऐसे कौन से और पहलू हैं जिसका लोग खुद होकर ध्यान रख सकते हैं? जैसे वैक्सीनेशन तो लोग खुद होकर शुरू नहीं कर सकते, अभी सरकार ने कोई अभियान भी नहीं चलाया। जब कोरोना का वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल में लगना शुरू हुआ तो कुछ फीसदी लोग तो वहाँ गए जो खर्च उठा सकते थे, उन्होंने लगवाया वहाँ जाकर वैक्सीन। लेकिन ये वैक्सीन जिसकी आप बात कह रही हैं, इसका तो कोई अभियान भी मुझको सुनाई नहीं पड़ता है। हाँ, लेकिन हमें ऐसा बताया जा रहा है कि अप्रैल से जो है शायद छत्तीसगढ़ में जो है ये टीकाकरण मुहैया हो जाए। तो कम से कम हम मान के चलते हैं कि इस साल के अंत तक तो शायद ये होना शुरू हो जाए। मुहैया का मतलब सरकारी क्षेत्र में मुफ्त में मुहैया हो जाए। हाँ, तो मुफ्त में मुहैया होने का मतलब यह है कि इस एज ग्रुप की जितनी लड़कियां हैं छत्तीसगढ़ की, 10 साल से 14 साल उम्र की, इन तमाम लड़कियों के लिए ये वैक्सीनेशन एक बड़ा कार्यक्रम रहेगा, ऐसा लगता है। हाँ, लेकिन मेरे अंदाज से, चूंकि अभी तक सरकार का मैंने कुछ पढ़ा नहीं है इसमें कोई ऐसा डॉक्यूमेंट, लेकिन हाँ, मेरे अंदाज से जो कार्ड होल्डर हैं आयुष्मान या किसी तरह के, उसमें कवर हो सकता है, उनके लिए ये कवर होगा, उन लड़कियों के लिए ये कवर होगा और ये बहुत बड़ी पहल होगी। लेकिन अभी तक आपको इसकी जागरूकता का कोई अभियान दिख रहा है क्या? नहीं, जागरूकता मैं तो नहीं देख पाया हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। नहीं, वो तो नहीं दिख रहा है। और हम निरामय कैंसर फाउंडेशन के माध्यम से ये कोशिश कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि शासन का भी हमें सहयोग मिले ताकि हम दूर दराज के इलाकों में जाकर ये जानकारी और इसके बारे में बात कर सकें, इसका रास्ता हम थोड़ा सा आसान कर सकें। और मुझको कोई बात बतलाइए जागरूकता के बारे में जो अभी तक नहीं हो रही है। सर, जागरूकता ही तो नहीं हो रही है। सबसे बड़ा जो आयाम वो यही है कि पढ़े लिखे व्यक्ति के पास भी शायद उतनी जानकारी या जागरूकता नहीं है। दूर दराज के इलाकों को तो आप छोड़ ही दें। एक किस्सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। पिछले दिनों मैं दंतेवाड़ा गई तो वहाँ पर पता चला, कुम्हार रस एक गाँव है, तो वहाँ पर पता चला एक मरीज़ जो है उनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। उन्हें भी मुंह का कैंसर था। तो फिर चूँकि मैं वहाँ थी, मैंने सोचा एक बार जाकर मिलना चाहिए। तो वहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता हुई जो शायद अगर जागरूकता शासकीय तौर पर, सामाजिक तौर पर होती तो हम इसे रोक सकते थे। सबसे पहले तो ये है कि जांच की सुविधा। तो उनकी बहू ने बताया कि हुआ यूँ कि जांच तो यहाँ पर होती नहीं थी, तो हमें प्राइवेट से जांच कराना पड़ा, उसके लिए पैसे चाहिए थे, उसमें देरी हुई। ज़िला अस्पताल में इसकी कोई सुविधा नहीं है, सीधा रायपुर जाना था, तो हम उसके लिए घर में 1 लाख रुपए इकट्ठा करके हम रायपुर लेकर गए। तो दूर दराज के मरीज़ जब आते हैं, शारीरिक कठिनाई की वजह से वो बस या ट्रेन में नहीं आ पाते हैं, कई बार कोई गाड़ी हायर करके, कोई गाड़ी, उस गाड़ी का एक तरफ का किराया 7,000 ये वो परिवार वहन कर रहा है जिसमें जो परिवार का मुखिया है, जो मरीज़ है, वो एक बढ़ई है। तो उन्होंने कहा पहली बार तो हमने वैसा इलाज कराया और डॉक्टर ने कहा केवल 3 महीने का समय है। 3 महीने का समय मतलब पैलिएटिव केयर की अवस्था जो उनको नहीं मिल पाई, क्योंकि पैलिएटिव केयर ज़िला अस्पताल या किसी रूप में नहीं है। उसके बाद उन्होंने कहा कि दोबारा जब उनको तकलीफ़ बढ़ती गई तो हमें अपना 10 एकड़ ज़मीन बेचना पड़ा। 10 एकड़ नहीं, 2 एकड़ ज़मीन बेचना पड़ा, जिससे हमें 10 लाख रुपए नगद मिले। उसमें से 4 लाख रुपए केवल 4 दिनों में खर्च हुए। उसके बाद पिताजी ने कहा मैं इलाज और नहीं करा सकता क्योंकि शरीर मेरा थक रहा है।
डॉक्टर ने कहा इलाज की अब कोई आवश्यकता नहीं है, आप ले जाएं। लाने के तीसरे दिन उनकी मृत्यु हो गई। ये ऐसा कौन सा इलाज है जो 4 दिन में 4 लाख लग सकते हैं जिसमें? देखिए अंत समय में बहुत सारे इलाज, डॉक्टर अपनी आखिरी तक कोशिश करते हैं। कीमोथेरेपी होती है, रेडिएशन होता है, आना जाना होता है, रुकना ठहरना होता है। नहीं, लाख रुपए रोज का भी खर्च हो सकता है इलाज में। देखिए डिपेंड करता है कि दवाई कौन सी है, और कई बार कोशिश होती है कि शायद कोई महंगी दवा काम कर जाए। और कोई बात जो आप कहना चाहें इससे जुड़ी हुई? जी, मुझे लगता है एक तो बच्चों के कैंसर के बारे में हमें जानकारी और ज़्यादा जुटानी होगी राज्य में, क्योंकि हम नहीं जानते कि बच्चों के कैंसर यहाँ पर कितने ज़्यादा हैं, किस प्रकार का कैंसर है और कैसा इलाज उनका हो रहा है, क्योंकि पीडियाट्रिक कैंसर थोड़े अलग होते हैं। अच्छी बात ये कि उनका जो इलाज के बाद का जो जीवन है वो काफ़ी अच्छा होता है, लेकिन उनकी भी अपनी पैलिएटिव केयर जो है उसकी ज़रूरत होती है। तो मुझे लगता है हमें उसका जो है एक डेटा रजिस्ट्री और किस तरीके का कैंसर हो रहा है उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करनी चाहिए। हमारे पास राज्य में एक ऐसा केंद्र होना चाहिए जहां पर बच्चों का कैंसर, महिलाओं में होने वाले प्रमुख कैंसर, पुरुषों के प्रमुख कैंसर और समग्र कैंसर का एक लेखा जोखा हमारे पास रहे, जो आमतौर के जांच के लिए या किसी तरीके के अनुसंधान के लिए अवेलेबल हो। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ मुझे एक लगती है कि हम हर चीज़ की जांच के लिए या हर चीज़ के अनुसंधान के लिए जो है या तो हम केंद्र पर है या हम दिल्ली जैसे बड़े राज्यों पर निर्भर हैं। लेकिन अगर मान लीजिए हमारे पास एक राजकीय रूप में एक आंकड़ा है और अगर हम कुछ फेलोशिप वगैरह लेकर आते हैं जो कि तमाम इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, मेडिकल कॉलेजेस में हो, तो हम हर साल लोकल आंकड़े जुटा पाएंगे। हर साल हम देख पाएंगे कि हमारे यहाँ पर किस तरीके का कैंसर है, क्या हम लोकल लेवल पर कर सकते हैं, स्तरीय लेवल पर। आई थिंक ये एक अच्छी कोशिश होगी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बातें कही आपने। और तकलीफ़ का मुद्दा है, तकलीफ़ की बात है, लेकिन ज़रूरी भी है, ज़िंदगी की हकीकत है। जी। हमारे कामना करने से तो कैंसर जाने से रहा, जी। तो उसके साथ जीना कैसे सीख सकते हैं, बेहतर जीना कैसे सीख सकते हैं, इतनी ही कोशिश हो सकती है। आप लगातार अपने दम पर अपनी कोशिश में लगी हुई हैं। हम लोग भी थोड़ा सा आपके मार्फत इन बातों को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, और हम लोग फिर कैंसर से जुड़े किसी और पहलू पे कुछ समय बाद बात करेंगे। ज़रूर। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छी बातें कही आपने। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी।